मैं एक गहरा कुआं हूँ इस जमीन पर बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए जो उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसकी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, आसियम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबार बेचकर भाई की मदद करता था, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्यम अय्यर और अय्या दोराई सोलेमन ने की, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे शिवा अय्यर ने तालीम दी, जिसे M.G.K. मेनन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियरिंग की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया। मेरे पास कुछ नहीं और कुछ नहीं, न बेटा, न बेटी, न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वाले को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तकीद है। खुदा की रहमत उसकी विरासत है। मेरे परदादा अबूल, मेरे दादा पाकीर, मेरे वालिद जैनुल अबुद्दीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुल अबुद्दीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन सब मजबूरियों के बावजूद एक दनाई थी और हौसला था, और मेरी माँ जैसी मददगार थी। आसिया माँ के कई औलादों में से मैं भी था, एक छोटे से कद वाला मामूली शक्ल सूरत का लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 19वीं शताब्दी में बना था। काफ़ी वसी व पक्का मकान था रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर ज़रूरियात की तमाम चीज़ें मुहैया थी। सच तो ये है, मेरा बचपन महफूज था, मादी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटेरियली और इमोशनली। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में घनी आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफ़ी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी जहाँ मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। मेरे बचपन की यादों में आंकी हुई एक याद यह भी थी कि अपने अपने रिवायती लिबास में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मसलों को तमिल की आम जुबान में बयान कर दिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो। मुश्किलों हमेशा खुद को परखने का मौका देती है। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के वसूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि मेरे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामी से निकाल कर सच्चाई के मुकाम तक पहुँचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया, जिसमें वे यात्री को रामेश्वरम धनुषकोडी का दौरा करा सके, ले जाएं और वापस ले आएं। वो समुंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम करते थे। एक और हमारे रिश्तेदार के साथ अहमद जलालुद्दीन। बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों हर शाम लंबी सैर पर निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से लेकर हमारा पहला पड़ा शिव मंदिर हुआ करता था। इसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जिस श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री। जलालुद्दीन ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सके,
उसके घर की हालात की वजह से। लेकिन मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ, उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ वही एक शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्त पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे, साइंस की इजाद, मेडिसिन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुतासिर किया, वह मेरा कजिन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन को पहुंचाता था। सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए थे। सबसे पहले दुर्घटना से ये हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गट्ठा और रामेश्वर और धनुषकोडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे को सड़क